अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है तो जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा तो हम क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर घट रहा है, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घट रहा होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। हम प्रेशर का एक स्केल बना लेंगे और जैसे जैसे हमें पता चल रहा है कि प्रेशर घट रहा है बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर हम क्या किया गया है, काफ़ी सारी गैसेस को ऐसे ही वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के उनको टेम्परेचर को घटाया गया, प्रेशर को घटाया गया। तो एक इंटरपोलेशन का मतलब उस लाइन को बढ़ाया गया। उनके कुछ पॉइंट्स लिए गए, 3 लेट से इस हमारे ग्राफ में क्या है, इसमें 3 हमारी गैस के ऊपर स्टडी की। मान लीजिए गैस ए, गैस बी, गैस सी, और उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का एक वॉल्यूम के ऊपर हमने वो कुछ हमने डाटा इकट्ठे करने शुरू किए। जब देखा कि एक टेम्परेचर, उनका एक लीनियर रिलेशनशिप देखा गया, एक लाइन में वो आते गए। अगर हम उनको बढ़ाएं तो वो सारी ही गैसेस एक ही पॉइंट पर मिल रही थी। जब उन सभी गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर को घटाया गया, उनको ऐसे इस दिशा में ऐसे अगर हमने उनको बढ़ाया गया, तो देखा कि वो सारी जो गैसेस हैं वो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। उस पॉइंट को नाम दिया गया एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसको हम ज़ीरो केल्विन भी बोलते हैं। इसलिए ही जो केल्विन स्केल है वो एब्सोल्यूट स्केल है। अभी तक ज़ीरो केल्विन तो हम पहुंच नहीं पाए। ऐसा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता भी है कि ज़ीरो केल्विन पहुंचा नहीं जा सकता। कितने भी आप प्रोसेस कर लीजिए, ज़ीरो केल्विन नहीं पहुंच सकते। तो ये हम बस हमने लाइन को आगे बढ़ाया है और ऐसा देखा गया कि सभी गैसेस के लिए वो एक ही जगह पे मिल रहा था, इसलिए उसको ज़ीरो केल्विन बोला गया, एब्सोल्यूट ज़ीरो। और जो हमारा जो केल्विन स्केल होता है वो एब्सोल्यूट स्केल होता है। ये बात याद रखने की है। तो हमने देखा एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है, जो कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो पर बेस्ड स्केल हो, उसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। जिसका रिलेटिव जो भी है वो ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो से डिफाइंड है, तो उनको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। जैसे कि केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल एक एब्सोल्यूट स्केल है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, वो कहीं और से ज़ीरो, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से डिफाइंड होते हैं। आप इधर एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि केल्विन 373.15 जो केल्विन है वो 100 डिग्री के बराबर है, जो कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये एक कंपैरेटिबल स्केल है। आइस पॉइंट इसमें 273.15 होता है, वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये एक कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव स्केल्स हैं अपने केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए। अब हम जल्दी से आते हैं थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन, आपने ये बात सुनी होगी कि जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनके बीच में ऐसे गैप रखा जाता है, उनको जोड़ने से पहले रेल जो होती हैं, तो वो गैप क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो गर्मियाँ होती हैं, जो टेम्परेचर के साथ जो मेटल्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, गैसेस भी एक्सपेंड होती हैं। तो जो मेटल जब गर्मी बढ़ेगी तो वो एक्सपेंड हो सकता है, एक्सपेंड हो जाएगा। अगर उसको स्पेस नहीं देंगे तो वो स्ट्रेस डेवलप करेंगे, और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो वो वहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। इस वजह से उनके बीच में वो रखा जाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है? एक जनरल रूल देखा गया है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो हीट के साथ एक्सपेंड होते हैं, और अगर उनको ठंडा किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कॉज चेंज इन इट्स डायमेंशन। अगर हम उसके टेम्परेचर में चेंज करते हैं किसी उसके, तो उसकी डायमेंशन में भी चेंज आता है, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? आपने देख लिया थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर, एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लीनियर
वे में कैसे हो सकता है, एरिया वे में कैसे हो सकता है और वॉल्यूम वे में कैसे हो सकता है। लीनियर में क्या होगा, अगर आपके पास कोई बार थी, उसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी में डेल्टा एल का चेंज आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें, पहले हम लीनियर एक्सपेंशन को समझते हैं। अगर लीनियर एक्सपेंशन समझ लिया तो सारे एक्सपेंशन ईजी हैं। अब हम लीनियर एक्सपेंशन को समझते हैं, उसमें डेल्टा एल चेंज हुआ तो हम फ्रैक्शनल चेंज अगर हम देखें तो डेल्टा एल जो होगा, पाया गया कि वो अल्फ़ा एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फ़ा एल क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंसिविटी भी बोलते हैं। जो टेम्परेचर चेंज है उसके प्रोपोर्शनल है। अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन आएगा, कम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कम टेम्परेचर एक्सपेंशन आया। तो देखा गया कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन ही तो है फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। तो वो क्या देखा गया, अल्फ़ा एल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अल्फ़ा एल क्या है, लीनियर एक्सपेंसिविटी, और ये करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, लेकिन जो हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए, जो हमारा रोज़मर्रा के जो हमारे एप्लीकेशन है उनके लिए लगभग एक कांस्टेंट ही वैल्यू होती है। तो हम उसे एक प्रॉपर्टी बोलते हैं और एक कांस्टेंट रख लेते हैं अल्फ़ा। ऐसे ही अगर एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी, तो उनको भी हम ऐसे जान सकते हैं। लेकिन एरिया में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए हमारे पास डेरिवेशन है कि ऐसा ये 2 से ही मल्टीप्लाई क्या हुआ और 3 से ही मल्टीप्लाई क्या हुआ। मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो एरिया क्या है, 2 साइड्स हैं इसमें, तो इसलिए इधर जो अपना एक्सपेंशन के लिए है यहाँ पे 2 अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अल्फ़ा एल तो लीनियर एक्सपेंसिविटी था। तो अभी हम देखते हैं वॉल्यूम के लिए हम निकाल लेंगे, तो एरिया के लिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें उसी तरीके से उसको सॉल्व किया गया है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस है। अगर हम, एक और चीज़ आती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जो वॉल्यूम है उसके लिए भी एक कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। देखो स्ट्रेन क्या होता था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन स्ट्रेस डिवाइड बाय चेंज इन स्ट्रेन। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक अल्फ़ा वी का मतलब वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, एक टर्म डिफाइन की गई। और ये कुछ नहीं है, ये जो हमने अल्फ़ा एल पढ़ा है उसी की तरह ही है ये। उसकी तरह ही क्या है, अगर आप देखेंगे डेल्टा एल ओवर एल के एक्सप्रेशन में, अगर आप उसको रीलोकेट करेंगे, घुमाएंगे, तो आपके पास ये आ सकता है अल्फ़ा वी इक्वल्स टू डेल वी डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई डेल्टा टी। और ये देखा गया कि जो अल्फ़ा वी होता है उसका टेम्परेचर के साथ ये रिलेशनशिप होता है। वो पहले तो नॉर्मली इंक्रीज़ करता है, फिर स्टीप इंक्रीज़, और फिर ये क्या है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का रिलेशनशिप है। राइट हैंड साइड में जो ग्राफ दिया गया है, ये जैसे कि कॉपर के लिए हमारे को दिया गया है। तो अभी हम एक डेरिवेशन या इसका बिहेवियर समझते हैं। अभी डेरिवेशन मेरे हिसाब से इस टॉपिक के भी बाद आएगा। एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर। हमने अभी क्या डिफ़ाइन किया था कि जो नॉर्मली सब्सटेंस होते हैं वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं टेम्परेचर के साथ, लेकिन जो वाटर है, वाटर के साथ थोड़ा सा एनालॉगस बिहेवियर है। एनालॉगस मतलब दूसरों से हट के। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड साइड में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। जब हम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ वाटर को लाते हैं तो उसकी वॉल्यूम घटती जा रही है और डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जब वॉल्यूम घटेगी तो डेंसिटी, उसका घनत्व तो बढ़ेगा ही। तो ये इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन इसकी वॉल्यूम घट रही है, ये तो विरोधाभास हुआ ना, ये तो अपोजिट हो गया। हम क्या बोल रहे थे कि जो टेम्परेचर के साथ हमेशा जो सब्सटेंस होते हैं वो अपना आयतन, अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं,
लेकिन यहाँ पर तो अलग हो रहा है। तो वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो 4 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपैंड अपना वॉल्यूम घटाता है, उसके बाद एक्सपेंड होना शुरू करता है। फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर वाई लेक्स एंड पॉन्ड्स फ्रीजेस एट टॉप फर्स्ट। देखिए अब क्या हुआ कि कोई झील थी, झील में क्या हुआ, वातावरण का टेम्परेचर घटना शुरू हुआ। वातावरण का टेम्परेचर घटना शुरू होगा तो जो ये इसका सतह होगी, जो इसका सरफेस होगा, वहाँ पर पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। पानी ठंडा शुरू होने लग जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी या भार बढ़ता जा रहा है तो वो नीचे की तरफ बैठेगी, तो वो जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ चल जाएगा, पूरा पानी को ठंडा करने लग जाएगा। जो ठंडा पानी होगा वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, जो नीचे का गर्म पानी होगा वो ऊपर आएगा। ऐसे होते होते 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब वो और ठंडा होगा तो हमारे पास डेंसिटी घटने लग जाएगी, क्योंकि ये तो वाटर का प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड में हमें पता चल रहा है कि वाटर की ऐसी जब डेंसिटी घटने लग जाएगी तो वो तो सतह पर ही बैठा रहेगा। अगर उसका मास ही कम है, घनत्व कम है, तो वो सरफेस पर ही रहेगा 4 डिग्री से नीचे वाला वाटर। तो उसी का ही सिर्फ पानी का टेम्परेचर घटने लगेगा और वो वहीं पे ही फ्रीज़ होगा। तो इसका मतलब पूरा पानी पहले फ्रीज़ ना होने की बजाय सिर्फ उसकी सतह ही फ्रीज़ होगी, जिससे कि जो उसके अंदर के जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वो जमते नहीं हैं, वो नीचे ही नीचे अपनी काम करते रहते हैं और उनकी भी जान बच जाती है और अपना सरफेस पर ही उसकी सतह पर होती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? वाटर का एक नेचर पता चलता है और नेचर का एक फिनोमेना समझ में आता है। तो अब हम देखते हैं गैसेस वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। गैसेस वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, गैसेस के साथ क्या है कि आपने सॉलिड में क्या देखा कि वॉल्यूम बहुत माइन्यूट सी चेंज होती है, लेकिन जो गैसेस के साथ चक्कर है उनकी वॉल्यूम में कंसिडरेबली ज़्यादा ही चेंज आता है। तो इस वजह से गैसेस का जो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है, वॉल्यूम में चेंज है, इसको स्टडी करना अलग से बहुत ज़रूरी है। फॉर गैसेस द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी फाउंड फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैस PV इक्वल्स टू μRT होता था,